बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि थोड़ा सा अपने अंगूठे को हिलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ज़माना गुजरा, किसी छोटे से जजीरे में एक बहुत ही अमीर व कबीर शख्स अपनी बीवी के साथ रहता था। उसका नाम वजाहत जा और उसकी बीवी का नाम होसन आरा था। उनका एक खूबसूरत सा बेटा था जिसका नाम बख्तावर था। एक रोज वजाहत ने अपनी बीवी से कहा, इस छोटे से जजीरे में रहते रहते मैं उगता गया हूँ। मेरा ख्याल है कि हम किसी पड़ोसी मुल्क के बड़े शहर में जाकर आबाद हो जाए और शहरी जिंदगी का मजा उठाए। चुनाचे उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क के एक खूबसूरत शहर में नया मकान खरीदा और ऐशो आराम से रहने लगे। उनकी खिदमत के लिए कई मुलाजिम हर वक्त हाजिर रहते। हमेशा खुशामदी दोस्तों का भी जमघटा लगा रहता और हर वक्त घर में कह कह गूंजते रहते। कहते हैं कि बैठकर खाने वालों के लिए तो कानून का खजाना भी कम पड़ जाता है। चुनाचे यही हाल वजाहत शाह का हुआ। चंद ही बरसों में उसने अपनी सारी पूंजी लुटा दी और बिल्कुल कंगाल हो गया। उसके सारे खुदगर्ज दोस्त उससे कतराने लगे। उसने अपना घर बार और सामान सब कुछ फरोख्त कर दिया। अब वो खाली हाथ था। उसे अपनी नादानी पर बड़ा अफसोस हो रहा था। एक रोज उसने अपनी बीवी से कहा, घबराने की जरूरत नहीं, अब मैं कहीं जाकर काम करूंगा ताकि हमारी गुजर बसर हो सके। उसकी बीवी ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और घर के सारे काम मैं खुद करूंगी। आलीशान मकान न सही, मैं झोपड़े में भी जिंदगी गुजार लूंगी और हर तरह तुम्हारे आराम का ख्याल रखूंगी। अब वो लोग एक मामूली सी मकान में रहने लगे। बख्तावर जो आलीशान हवेली में पैदा हुआ था, वो एक छोटे से मकान में पलकर जवान हो गया। उसने तालीम भी मुकम्मल कर ली थी। अब उसे काम की तलाश थी। एक दिन वो यूं ही भटकता हुआ साहिल समंदर पर जा निकला। वहां उसने साहिल पर एक निहायत शानदार शाही कश्ती देखी जो बादशाह दौलत जहां की थी, और वो अब अपने मुल्क वापस जा रहा था। बख्तावर बहुत खूबसूरत और अपने बाप की तरह शरीफ भी था। उसने बादशाह से निहायत अदब से गुजारिश की, हुजूर, अगर आपको किसी मुलाजिम की जरूरत हो तो मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। बादशाह ने उसे गौर से देखा। वो मर्दम शनास था। उसने बख्तावर को भी कश्ती पर बिठा लिया और रवाना हो गए। बादशाह की खिदमत करके जल्द ही उसने दरबार में जगह हासिल कर ली और बादशाह और मलिका उसे बहुत चाहने लगे। उसने बादशाह की जानिब से मुनक्कद किए जाने वाले बहुत से खेलकूद के मुकाबलों में हिस्सा लिया और बहुत सारे इनामात हासिल किए। एक मुकाबले में उसने दो बहुत ही कीमती मोती इनाम की सूरत में हासिल किए। अब वो बहुत दौलतमंद हो चुका था। उसने बादशाह का महल छोड़ दिया और आज़ाद जिंदगी गुजारने लगा। वो शाहाना तौर पर जिंदगी बसर करने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि जल्द ही वो भी अपने बाप की तरह बर्बाद हो गया। अब उसने काम की तलाश शुरू की, लेकिन उसे काम नहीं मिला। वो काम की तलाश में भटकता रहता। इस तरह वो एक जंगल में पहुंच गया। वो जंगल के उस पार जाकर शहर में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। जंगल में ही शाम हो गई और उसे जंगली दरिंदों की खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। वो डर के मारे एक दरख्त पर चढ़ गया। उसने खूंखार भेड़ियों के झुंड देखे, शेरों को दहाड़ते और हाथियों को चुंगाड़ते हुए देखा। वो समझ रहा था कि दरख्त पर चढ़कर वो महफूज हो गया है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि दरख्त की जिस आड़ी डाली पर वो आगे बढ़ रहा है, उसी डाली पर एक खतरनाक रीछ भी चला आ रहा है। डाली चौके जमीन से ज्यादा बुलंद नहीं थी और उस पर चढ़ना भी बहुत आसान था, इसलिए रीछ भी उस डाली पर चढ़ गया। बख्तावर ने फौरन अपना खंजर निकाला और जल्द ही उसने रीछ का खात्मा कर दिया। रीछ के साथ वो भी जमीन पर आ रहा था। दूसरे दरिंदे दूर जा चुके थे। अब बख्तावर को भूख सता रही थी। वो कोई फलदार दरख्त तलाश करने लगा। अचानक उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। वहां एक निहायत हसीन औरत खड़ी हुई थी। उसने बख्तावर से कहा, मैं किस्मत की परी हूँ। मैं तुम्हें दौलत, अकल, ताकत, सेहत, खूबसूरती और लंबी उम्र में से कोई एक चीज दे सकती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बख्तावर को भूख सता रही थी। उसने फौरन कहा, मेहरबान परी, मुझे इतनी दौलत दो कि मैं कभी भूखा न रह सकूं। परी ने उसे एक खूबसूरत बटवा देते हुए कहा, लो ये बटवा। जब तुम इसे जरूरत के वक्त खोलोगे तो तुम्हें दौलत मिल जाएगी। जब तुम मरने लगो तो ये बटवा अपने बच्चों के हवाले कर देना, उन्हें भी इसी तरह दौलत मिलती रहेगी, लेकिन उनके बाद ये बटवा किसी काम नहीं आएगा। इस तरह बख्तावर फिर दौलतमंद हो गया।
किस्मत परी ने उसे ये भी नसीहत की कि कभी इस दौलत के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना और ना ये बात किसी को बताना कि तुम्हें इतनी दौलत कहाँ से और कैसे हासिल होती है, वरना हो सकता है कि कोई तुम्हारा बंटवा तुमसे छीन ले या चुरा ले। अब बख्तावर ने शादी की, फिर वो दो लड़कों का बाप भी बन गया। अपने बाप वजाहत की तरह बख्तावर को भी दूर दराज सफर का बहुत शौक था। चुनाचे एक मरतबा वो तुर्किस्तान पहुंच गया और उसने वहां के सुल्तान से मुलाकात की। अपने तवील सफर के हैरत अंगेज वाकयात सुनाए, जिन्हें सुनकर तुर्किस्तान का सुल्तान बहुत खुश हुआ। फिर सुल्तान ने कहा, और मैं तुम्हें उनसे भी ज्यादा हैरत अंगेज चीजें दिखाता हूँ। सुल्तान बख्तावर को अपने अजायब खाने में ले गया। वहां के हर कमरे की दीवारें हीरे जवाहरात से सजी हुई थी। अजायब खाने में ऐसे ऐसे अजायबात थे कि बख्तावर ने कभी उनके बारे में सुना तक नहीं था, लेकिन सुल्तान के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसने एक मेज पर रखी हुई टोपी को उठाते हुए बख्तावर से कहा, इस अजायब घर की ये टोपी सबसे ज्यादा हैरत अंगेज चीज है। वो एक मामूली सी सुर्ख रंग की टोपी थी। बख्तावर समझा कि सुल्तान शायद मजाक कर रहा है। सुल्तान फिर कहने लगा, इस टोपी को पहनकर तुम जहां जाने की तमन्ना करोगे, पलक झपकते ही ये टोपी तुम्हें वहां पहुंचा देगी। बख्तावर को फौरन अपनी बीवी और बच्चे याद आए। उसने टोपी पहनी और अपने घर पहुंचने की ख्वाहिश जाहिर की। दूसरे ही लम्हे वो अपने मुल्क में अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुंच गया। उसने सारी जिंदगी ऐश में गुजारी। मरते वक्त उसने जादू की टोपी और बटवा किस्मत परी के कहने के मुताबिक अपने बेटों अदनान और कुर्बान के हवाले कर दिया और उन्हें वही नसीहत की जो उसे परी ने की थी। बाप के मरने के बाद अदनान ने अपने छोटे भाई कुर्बान से कहा कि वो उसे 6 महीने के लिए जादुई बटवा इस्तेमाल करने की इजाजत दे। कुर्बान फौरन राजी हो गया। अदनान ने बटवे की मदद से उसे इतनी दौलत दे दी कि वो उसे 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकता था। अदनान बटवा लेकर सफर पर रवाना हो गया। उसे भी सफर करने का बहुत शौक था। एक रोज वो मुल्क रूम के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी बेपनाह दौलत और हुस्न से बादशाह रूम मलिका और शहजादी बहुत मुतासिर हुए। अदनान को शहजादी बहुत अच्छी लगी। वो रोजाना इंतहाई खूबसूरत और कीमती तोहफे उनकी खिदमत में पेश करने लगा ताकि वो सब खुश हो जाए। मलिका और बादशाह हैरान थे कि आखिर अदनान के पास इतनी दौलत आती कहाँ से है। बादशाह और मलिका ने शहजादी से कहा कि वो किसी तरह मालूम करे कि अदनान के पास इतनी दौलत आती कहाँ से है। एक रोज जब तन्हाई में अदनान ने शहजादी से अपनी शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो शहजादी ने बेरुखी से कहा, मैं एक शहजादी हूँ और किसी मामूली ताजिर से हरगिज शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर अदनान ने अपने बाप की नसीहत भूलकर जादुई बटवे की कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी ने अपनी माँ को बटवे की बात बता दी। मलिका बड़ी बदनीयत थी और एक रोज जब अदनान गहरी नींद सो रहा था, मलिका ने उसका बटवा चुरा लिया। सुबह उठकर अदनान ने बटवा बहुत तलाश किया, लेकिन बटवा नहीं मिला। अदनान समझ गया कि जरूर उसका बटवा मलिका ने चुरा लिया है। बेचारा अदनान खाली हाथ अपने वतन लौट आया। अब उसने अपने छोटे भाई कुर्बान से जादुई टोपी कुछ दिनों के लिए उधार ली और दोबारा मुल्क रूम में शहजादी के कमरे में जा पहुंचा। अब उसने शहजादी के हाथ में अपना बटवा देखा। शहजादी सटपटा गई। अदनान ने उसे बटवा मांगा तो उसने इनकार कर दिया। अदनान ने फौरन शहजादी का हाथ पकड़ा और टोपी से कहा कि वो उन दोनों को दूर किसी जंगल में पहुंचा दे। और थोड़ी ही देर में वो दोनों एक जंगल में थे। वहां बहुत गर्मी थी। अदनान टोपी उतार कर अपना चेहरा पहुंचने लगा। शहजादी ने झुपट कर उससे टोपी दी और खुद उसे पहनकर अपने महल में पहुंच गई और अदनान जंगल में तन्हा रह गया। वो जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी। अचानक उसे एक सब्ज रंग के फलों वाला दरख्त नजर आया। फल सेब की तरह नजर आ रहा था। अदनान ने जैसे ही एक सेब खाया, उसके सर पर सींग निकल आए। अदनान इधर उधर पागलों की तरह भागने लगा। अचानक जंगल में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। अदनान ने उससे सारा वाकया कह सुनाया। बूढ़े ने कहा, जिस दरख्त से तुमने सब्ज रंग का फल खाया है, उसी दरख्त के बाजू में सुर्ख रंग के फलों का दरख्त है। तुम सुर्ख रंग के 3 फल खा लो तो तुम्हारे सर से सींग गायब हो जाएंगे। अदनान ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और सुर्ख रंग के फलों वाले दरख्त के पास पहुंचा। उसने 3 फल खाए और सींग गायब हो गए। अब उसने अपनी एक जेब में सब्ज फल और दूसरे में सुर्ख फल रखे और दोबारा शहजादी के महल की तरफ चल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने भेष बदला और एक टोकरी में सब्ज फल और दूसरे में सुर्ख फल लेकर महल की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे बैठ गया। इतने में उधर से शहजादी शाही घोड़ा गाड़ी में गुजरी। उसकी नजर फलों पर पड़ी तो उसने फौरन एक खादमा को फल खरीदने के लिए भेजा। अदनान ने फौरन सब्ज रंग का फल उसे दे दिया। शहजादी ने महल में पहुंचकर फल खाया और उसके सर पर सींग निकल आए। वो खौफ के मारे चीखने लगी।
फल देने के बाद अदनान वहां से भाग खड़ा हुआ। यहाँ मलिका, बादशाह और सारे दरबारी बहुत परेशान थे। सुबह से शाम तक अच्छे अच्छे तबीबों ने शहजादी का इलाज किया, लेकिन उसके सर से सींग गायब नहीं हुए। अब अदनान का हाल सुनो। उसने दोबारा एक हकीम का भेष बदला और महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरबार के जरिए बादशाह को पैगाम भेजा कि एक हकीम शहजादी के सर से सींग गायब कर देने के लिए महल में आना चाहता है। सब तो परेशान थे ही। बादशाह ने उसे अंदर बुलवा लिया। शहजादी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। हकीम यानी अदनान को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। वहां पर उसने एक मेज पर अपनी जादुई टोपी रखी हुई देखी, लेकिन उसने कुछ कहे बगैर शहजादी को सुर्ख फल दिया। शहजादी ने उसे खाया और उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसके सींग अब छोटे होने लगे थे। शहजादी ने खुश होकर हकीम को यानी अदनान को इनाम देने के लिए बटवा निकाला। यह अदनान का जादुई बटवा था जो मलिका ने चुरा लिया था। अदनान जो कि हकीम के भेष में था, उसने फौरन शहजादी से बटवा छीन लिया और जल्दी से जादुई टोपी पहन ली और अपनी ख्वाहिश जाहिर की। टोपी ने फौरन उसे उसके वतन में पहुंचा दिया। उसने कुर्बान से सारा वाकया कह सुनाया। कुर्बान ने कहा, भाईजान, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। मैं मेहनत से रोजी कमाऊंगा। बटवा और टोपी तुम्हें मुबारक हो। कुछ दिनों तक दोनों भाई साथ रहे। फिर अदनान को शहजादी की याद सताने लगी। सिर्फ एक सुर्ख फल खाने की वजह से शहजादी के सींग पूरी तरह गायब नहीं हुए थे, अलबत्ता छोटे हो गए थे। इसलिए बादशाह और मलिका की कोशिशों के बावजूद कोई शहजादी से शादी करने को राजी ना हुआ। अदनान ने भी सिर्फ इसलिए एक ही फल दिया था। एक दिन अदनान जादुई टोपी की मदद से अपनी असल शक्लो सूरत में रूम पहुंचा और बादशाह से कहा कि वो शहजादी से शादी करना चाहता है। उसे फिर शहजादी के कमरे में पहुंचा दिया गया। अदनान ने शहजादी से भी शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। शहजादी ने कहा, अदनान, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, जिसकी सजा मुझे मिली, और तुम इतने शरीफ इंसान हो कि एक सींगों वाली शहजादी से शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए। यह सुनकर अदनान ने हंसते हुए कहा, जरा अपनी आंखें बंद करो और मुंह खोलो। शहजादी ने आंखें बंद करके अपना मुंह खोल दिया। अदनान ने एक के बाद एक उसे 2 सुर्ख फल खिला दिए, और जब शहजादी ने आंखें खोलकर शीशे में खुद को देखा तो उसके सर से सींग गायब हो चुके थे और वो पहले की तरह हसीन और जमील शहजादी नजर आ रही थी। फिर दोनों की शादी धूमधाम से हुई और शहजादी ने अपनी खुशी से महल की शाहाना जिंदगी छोड़कर अदनान के साथ रहना पसंद किया, और अदनान शहजादी को साथ लेकर अपने मुल्क वापस आ गए और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।